देखो स्टूडेंट्स, आज अपने डीआरडीओ के बारे में बात कर रहे हैं जो नई भर्ती है। वैसे तो आईटीआई की बेस पर 4 भर्तियां भी चल रही है। गेल की चल रही है, मैंने आपको पहले बताया था। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चल रही है, एक बीएसएफ की चल रही है। ठीक है, बीएसएफ के अंदर 2 पोस्टें हैं, एक आरओ और एक आरएन टेक्नीशियन के नाम से है, रेडियो टेक्नीशियन है। उन दोनों भर्तियों में आपको चाहिए एक्सपीरियंस 2 साल। लेकिन डीआरडीओ की जो भर्ती है इसमें आपको किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ आईटीआई बेस है, मतलब 10th प्लस आईटीआई। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके अंदर 10th और आईटीआई दोनों है। मैक्सिमम आपके पास में जो है वो भी आपकी आईटीआई है। यानी जो बच्चा यहाँ पर 2 पोस्ट अपने को देखने को मिलेगी, एक तो टेक्नीशियन ए देखने को मिलेगी जो कि आईटीआई बेस पर है, और एक आपको ऐसी पोस्ट देखने को मिलेगी जो डिप्लोमा बेस पर है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो आईटीआई बेस वाली जो पोस्ट है उनकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन भी आईटीआई है और मिनिमम क्वालिफिकेशन भी आईटीआई है। पूरी आपकी जो ये डीआरडीओ जो है इसका जो सेप्टेम 10 है, इसकी भर्ती जो है डीआरडीओ लेने जा रहा है। सेप्टेम में इनकी भर्तियों का क्रम होता है। 9 की सेप्टेम हो चुका है, 10 सेप्टेम की अभी भर्तियां लेने जा रहे हैं, जिसके जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म है वो 23 सितंबर 2022 से भरने शुरू हो जाएंगे। और ये जो है ये आपका जो डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है ये 23 को अप्लाई हुआ है। उसके बाद आप 3 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू कर दोगे और 23 सितंबर जो है वो क्लोज हो जाएगी डेट इसकी फॉर्म की। ठीक है, और इस फॉर्म के अंदर अंदर जो है ना आप लोगों को अप्लाई करना है फॉर्म। और मैं ये कहूँगा कि लास्ट डेट का कभी भी आप इंतजार मत करें। इस फॉर्म को आप कंप्लीटली पहले भर दें ताकि लास्ट में जो साइड है वो बिजी हो जाती है एक साथ में। तो कई बार बच्चों के साथ में प्रॉब्लम आती है कि जो पेमेंट है वो नहीं हो पाती, ये प्रॉब्लम आती है। फिर फॉर्म भरा गया पर पेमेंट नहीं हो पाई, ऐसी प्रॉब्लम सामने आती है। ठीक है, तो अभी देखो इस भर्ती के बारे में अपने बात करेंगे। ये जो आपके पास में भर्ती है इसके अंदर 2 प्रकार की पोस्टें हैं। पहली आपके सामने पोस्ट आपको दिखाई दे रही है जो कि 1 नंबर पोस्ट है, जिनको अपने बोलेंगे सीनियर टेक्नीशियन या टेक्निकल असिस्टेंट बी। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, ये जितनी भी पोस्टें हैं इनके बारे में अपने बात करेंगे। इन सारे पोस्टों की जो क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसके अंदर आप लोगों के पास में जो इंजीनियरिंग ट्रेड है उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है। यानी कि आपको इस पोस्ट के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपके पास में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की पोस्टें हैं, जो टोटल पोस्टें आपके पास में 15 है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की टोटल पोस्टें आपके पास 15 है। इस पोस्ट पर अगर कोई बच्चा अप्लाई करता है तो उसको चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। यानी डिप्लोमा का मतलब हो गया ये 3 ईयर डिप्लोमा होता है, जिसको कई जगह पर पॉलिटेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा या इससे मान लो कोई भी इक्विवेलेंट कोई कोर्स है जो डिप्लोमा के इक्विवेलेंट है वो भी यहाँ पर काम आ सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर आप कई बच्चों को ये रहता है कि सर डिप्लोमा करने के बाद में हमने बीटेक करी है तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल है, या कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको ये लगता है कि भाई इस पोस्ट के लिए बीटेक वाले जिन्होंने डायरेक्ट 12th के बाद बीटेक करी है वो भी एलिजिबल होते हैं। लेकिन इन्होंने जो है ये बात साफ क्लियर कर दी है कि जो आप ये देखो यहाँ थोड़ा डाउन देखो, यहाँ इन्होंने साफ क्लियर लिख दिया है कि जो हायर डिग्री है, मतलब जो बच्चे हायर डिग्री में है, जैसे कि डिप्लोमा के बाद हायर डिग्री होती है बीटेक, ठीक है, ग्रेजुएशन, उनको इन्होंने बोल दिया कि बिल्कुल नॉट एलिजिबल कर दिया जाएगा कि जो हायर डिग्री वाले बच्चे हैं उनको इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, असिस्टेंट बी की जो पोस्ट है उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन भी क्या है, डिप्लोमा है। ठीक है, ये अलग अलग ट्रेड में है। देखो सारी ट्रेड्स हैं यहाँ पर। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा चाहिए आप लोगों को, और बॉटनी के अंदर आप लोगों को बीएससी डिग्री चाहिए बॉटनी के अंदर। ठीक है, उसके बाद में केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। मैं आज बेसिकली आपके लिए सिर्फ जो आईटी बेस्ड पोस्टें हैं, जो बच्चों ने आईटी की है अलग अलग ट्रेड में, उनके बारे में आपके लिए बात करूंगा कि जो आईटी बेस्ड पोस्टें हैं उनमें आपको कौन से के लिए आप एलिजिबल हो, कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। इसके अलावा आप लोगों को एग्जाम का कैसे पैटर्न रहने वाला है और आपको जो है मतलब क्या इसकी एज रिलैक्सेशन है और कितनी एज तक बच्चे इसको फॉर्म को भर सकते हैं, कौन से जनरल में आ रहे हैं, कौन से ओबीसी में आ रहे हैं, वो सारी बातें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ।
तो ये आपके सामने तो देखो स्टूडेंट्स 201 नंबर पोस्ट है, ऊपर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ वैकेंसीज फॉर टेक्नीशियन ए, टेक ए इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म के अंदर। ये जो आपके पास में जितनी भी भर्तियां मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सारी आईटी बेस है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि आईटी है आपके पास 203 नंबर कारपेंटर की आईटी है, और कारपेंटर की आईटी जो है उसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th और इक्विवेलेंट यानी 10वीं और इसके बराबर की कोई डिग्री या उसके बाद में सर्टिफिकेट फॉर आईटी इन कारपेंटर ट्रेड, मतलब पर्टिकुलर जिस पोस्ट के लिए जो आप अप्लाई करोगे उस पोस्ट के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन के रूप में उस पोस्ट का क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं अपने ऑटोमोबाइल की। ऑटोमोबाइल जो आपके पास आईटी है उसमें ऑटोमोबाइल ट्रेड से रिलेटेड आपको आईटी का सर्टिफिकेट चाहिए, और इसके लिए आपके पास केवल 5 पोस्टें हैं टोटल, जिनमें से वही सारी जनरल की हैं, एससी एसटी ओबीसी की कोई भी पोस्टें नहीं है। उसके बाद देखो ये है बुक बाइंडर। अभी आप सोच रहे होगे सर इतनी कितनी ट्रेड होती है आईटीआई के अंदर? आईटीआई के अंदर 500 कुछ ट्रेडें होती हैं, बहुत ट्रेड होती है आईटीआई के अंदर। अभी अपनों ने सिर्फ 3-4 ट्रेडों के बारे में सुना होगा, मैकेनिक डीजल के बारे में, फिल्टर के बारे में, इलेक्ट्रिशियन के बारे में, कोपा के बारे में, ठीक है, एक आधे ने प्लम्बर के बारे में सुन लिया होगा, वेल्डर के बारे में सुन लिया होगा, ट्रैक्टर मैकेनिक के बारे में सुन लिया होगा। इसके अलावा ड्राफ्टमैन भी एक अच्छा विकल्प अगर आप करना चाहो। हाँ जी, ड्राफ्टमैन एक ऐसी ट्रेड है जिसमें मतलब बच्चे बहुत कम मिलते हैं, और लगभग जो है भर्तियाँ खाली भी चली जाती है, और कई बार मेरिट से ज़्यादा भी नहीं रहती। ड्राफ्टमैन एक सिविल का सब्जेक्ट है, सिविल इंजीनियरिंग आप इसके अंदर आगे अगर करना चाहो तो ड्राफ्टमैन के बाद डिप्लोमा इन सिविल करोगे, फिर बीटेक इन सिविल करोगे, तो ये सिविल की एक ट्रेड है। जिसे आप इलेक्ट्रिशियन में आईटी कर रहे हो, फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उसी प्रकार से ड्राफ्टमैन जो है वो सिविल का छोटा रूप है। ठीक है, फिर देखो आपके पास है अगला सीएनसी ऑपरेटर। सीएनसी जो है, देखो ये सीएनसी क्या होता है, पहले तो कुछ चीज़ समझ में नहीं आती बच्चों को। सीएनसी क्या होती है, जो मैन्युफैक्चर मशीनें होती है या मैन्युफैक्चर जो कंपनियां होती है उनके अंदर जो मशीनें काम करती है, जो फिलिंग का काम करती है, रोलिंग का काम करती है, वो सारी मशीनें जो होती है वो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड काम करती है जिसको सीएनसी कहते हैं। समझ में आई बात? ये उसमें एक पर्टिकुलर आईटी होती है, ये भी बहुत अच्छा विकल्प है। जिस बच्चे को ये सीएनसी ऑपरेटर का काम कंप्लीट दिया जाता है, वो बच्चा कंपनी के अंदर प्राइवेट सेक्शन में बहुत अच्छे स्कोप के साथ जा सकता है अगर सीएनसी में उसने आईटी कर रखी है तो। क्योंकि सीएनसी ऐसा मतलब एक प्रकार से सेक्टर है जिसमें कहते हैं ना परिपूर्ण नॉलेज किसको है, तो परिपूर्ण नॉलेज किसी बच्चे को आजकल इसमें नहीं है, तो इसलिए प्राइवेट कंपनियों में इसका बहुत अच्छा स्कोप है सीएनसी ट्रेड का। ठीक है, उसके बाद देखो सीएनसी के लिए आपको सेम वही है, 10th क्वालिफिकेशन है आपकी, उसके अलावा सीएनसी में आपको क्या चाहिए, आईटीआई चाहिए। ठीक है, और इसके लिए केवल आपके पास कितनी पोस्टें रह जाती है, 9 पोस्टें हैं, जिसमें से आपके पास में ओबीसी की 5 पोस्टें हैं और जनरल की 4 पोस्टें हैं। यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व कैटेगरी, यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व कैटेगरी। अब कई बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि सर अनरिजर्व कैटेगरी जो होती है उसमें हम इंडिया के राजस्थान से हैं, कुछ कह रहे हैं हम दिल्ली से हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम राजस्थान से हैं तो हम राजस्थान से हैं तो आगे जाके हम जनरल में चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर भर्तियां हैं जैसे डीएमआरसी हो गया, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, ठीक है, या फिर मान लो आपके पास सेल हो गया, गेल हो गया, या फिर आपके पास में भेल हो गया, ये कंपनियां हैं सारी। ये कंपनियां जो होती है ये पूरी नेशनल बेस पर अपनी भर्तियां निकालती हैं, मतलब कि ये बस भर्तियां जो है सेंट्रल लेवल पर अपनी भर्तियां निकालती हैं। तो सेंट्रल लेवल पर जो बच्चा ओबीसी आ रहा है वो इस भर्ती के लिए भी किस में आएगा, ओबीसी में, और सेंट्रल लेवल पर अगर कोई बच्चा एससी में है तो वो इस भर्ती में भी किस में आएगा, एससी में। कोई बच्चा सेंट्रल लेवल पर अगर मान लो जनरल में है तो अगर मान लो वो जनरल में काउंट होगा। कोई बच्चा राजस्थान में जनरल में नहीं है, ओबीसी में, और सेंट्रल लेवल में जाके जनरल में, तो वो जनरल में ही माना जाएगा। समझ में आई बात? ये यानी इस भर्ती के ऊपर जो रिलैक्सेशन है या जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं, उन सब के जो नियम है वो सेंटर के अप्लाई होंगे, ना कि राज्य के अप्लाई होंगे। तो उस हिसाब से जिन बच्चों को ये लग रहा है कि हम ओबीसी में आ रहे हैं सेंटर में और हमें ये फॉर्म अप्लाई करना है, तो आप सबसे पहले सेंटर का आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाएं, क्योंकि इस फॉर्म में अपलोड होगा सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट, उसके हिसाब से आपको फॉर्म भरा जाएगा। अगर राज्य वाला आप लगाओगे तो एप्लीकेबल है नहीं होगा। तो सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट आपको पहले बनाना है, तो इसलिए 3 तारीख के बाद से लगभग 3 से 23-20 दिन का टाइम है, 7-8 दिन में बनने में लग जाते हैं, तो इसलिए वो पहले अप्लाई करेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं अपने। अब देखो आगे आपके पास है कोपा। कोपा मतलब होता है कंप्यूटर की एक ट्रेड है आईटीआई की। कोपा में आप लोगों को देखो 10th है ही है, उसके अलावा सर्टिफिकेट फॉर आईटी कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा ये फुल फॉर्म है। और इसके लिए आपके पास 139 पोस्टें हैं कोपा की।
वैसे तो कोपा में ऐसे बहुत बोला जाता है कि कंप्यूटर के लिए कि गवर्नमेंट जो बहुत कम आती है, लेकिन कोपा एक ऐसी ट्रेड है जिसमें प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा स्कोप है। अगर किसी बच्चे को प्रोग्रामिंग वगैरह या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह का अच्छा नॉलेज है तो उसके लिए प्राइवेट में बहुत अच्छा स्कोप है। और आज का जो टाइम है वो कंप्यूटर युग है, सभी को पता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज के टाइम में जो बच्चा कंप्यूटर में या तो इंजीनियरिंग कर रहा है या डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहा है, तो कंप्यूटर के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भी है और सबसे ज़्यादा रोजगार भी है। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जिसको ज्ञान है उसके लिए बहुत बड़ा रोजगार है, और जिसको ज्ञान नहीं है उसके लिए कुछ भी रोजगार नहीं है। तो इसलिए कंप्यूटर में अगर आप लोग कुछ आगे फ्यूचर प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों को फ्यूचर प्लान करने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, मुझे अच्छा सा परफॉर्म करना पड़ेगा जाके, तब जाके जो है मुझे प्राइवेट कंपनियों में अच्छी जॉब मिलेगी। क्योंकि प्राइवेट कंपनियाँ देखती है काबिलियत, और काबिलियत तो उसी में होगी ना जो बढ़िया परफॉर्म करेगा इन टाइम ऑफ स्टडी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपने पास है मेन जो अपने बात, देखो ड्राफ्टमैन की मैंने आपके सामने अभी भी बात करी थी। ड्राफ्टमैन एक ट्रेड है, तो ड्राफ्टमैन ट्रेड के अंदर देखो आपको ड्राफ्टमैन आईडी चाहिए और इसके लिए पोस्टें आपके पास में 35 पोस्टें हैं। ठीक है, ये वाली चीज जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं, देखो इधर ये जो है ये भर्ती का कोड है। उसके अलावा ये A1 B2 H2 J1 K1 K2 ये सारे जो आपके ये हैंडीकैप के टाइप्स हैं वो अपने आगे जाके देख लेंगे। इसकी फुल फॉर्म A1 का मतलब क्या है, B1 का मतलब क्या है, A2 का मतलब क्या है, वो नीचे लिखा हुआ सारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने मेनली आगे बात करें इलेक्ट्रीशियन के बारे में। ठीक है, मेनली तो इलेक्ट्रीशियन के बारे में बात करने के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रीशियन के ही हैं, पर थोड़ा बहुत सभी पोस्टों के बारे में हमने बता दिया है। ठीक है, सारा फोकस अपना किस पर रहने वाला है, इलेक्ट्रीशियन पर। देखो भाई, इलेक्ट्रीशियन जो है उसकी मेन 3 सब ट्रेड्स होती हैं, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रिकल, ये 3 सब ट्रेड्स होती हैं। अगर किसी बच्चे ने वायरमैन में आईटीआई करी है तो भी वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर किसी बच्चे ने इलेक्ट्रिकल फिटर ट्रेड में अगर की है तो भी इसके लिए एप्लीकेबल है, और किसी बच्चे ने इलेक्ट्रीशियन में की है तो भी वो इस ट्रेड के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटीआई है और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन भी क्या है, आईटीआई है। यानी कम से कम आप आईटीआई हो और ज्यादा से ज्यादा भी आप आईटीआई हो। इन पोस्टों के लिए आपको किसी प्रकार के कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रीशियन की ओवरऑल कितनी पोस्टें हैं आपके पास में, 106। कितने पोस्टें हैं, 106 पोस्टें। उस 106 पोस्टें में से आपके पास अनरिजर्व कैटेगरी कितनी है, 47। अनरिजर्व का मतलब होता है जनरल, सीधी भाषा में सामान्य की कितनी पोस्टें हैं, 47। और अदर बैकग्राउंड कैटेगरी यानी ओबीसी या बीसी बैकग्राउंड कैटेगरी, ओबीसी अदर बैकग्राउंड कैटेगरी या इसको बीसी बोला जाता है, बैकग्राउंड कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं, 20 पोस्टें हैं, 20 पोस्ट हैं। उसके बाद में आपके पास कुछ ईडब्ल्यूएस की है, कुछ एससी की है और कुछ एसटी की है। समझ में आई बात ये। ठीक है, अब जो बच्चा सेंटर लेवल पर ओबीसी में काउंट हो रहा है उसको सबसे पहला काम क्या करना है, 1 साल से पुराना उसका सेंटर लेवल का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। ओबीसी, एससी या एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंटर लेवल का होना चाहिए और 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार का चांस अपने को नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद में इसके लिए मिनिमम जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है 18 से 28। कितना रखा गया है, 18 से 28। यानी कम से कम एज जो है वो 18 होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए, 28 होनी चाहिए। समझ में आ रही बात ये। ठीक है, अब कई बच्चे ये ऐसे होते हैं जो सेंटर लेवल पर तो जनरल में आ जाते हैं और स्टेट लेवल पर जो है वो ओबीसी में या एससी में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पहले जाके अपनी जो आपकी कास्ट है उसको चेक करना है कि वो सेंटर पे क्या ओबीसी में है, क्या एससी में है, क्या एसटी में है या नहीं है। उसके बाद आप सोचोगे कि हमने एससी में बनाना है या एससी में बनाना है या फिर किस में बनाना है। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद देखो आप लोगों को टोटल 106 पोस्ट पर फाइल करना है, जिसमें से जो ओबीसी वाले कैंडिडेट होते हैं वो जनरल के लिए भी लड़ सकते हैं, आप लोगों को पता है। तो इसलिए पोस्टें कम जरूर है लेकिन इनको पाना जो है वो नामुमकिन नहीं है। कम जरूर है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप प्राप्त नहीं कर सकते इन पोस्टों को। ठीक है, उसकी स्ट्रेटेजी भी हम आपको बताएंगे कैसे आप लोगों को एग्जाम क्रैक करना है, और हम जो इसके लिए बैच चला रहे हैं उसके लिए क्या क्या हम लोग आप लोगों को सुविधाएं देंगे वो भी मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। ठीक है, और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं अगर वो क्लास ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ से जो सेंटर है उसका एड्रेस दे दिया जाएगा और कॉन्टैक्ट डिटेल दे दी जाएगी।
जो भी आपको क्वेरीज है वो आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे हमने बात कर ली इलेक्ट्रीशियन की, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी बहुत अच्छी ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड भी बहुत अच्छी है। लगभग हर एक डिपार्टमेंट में इसकी भर्ती आती है, चाहे इसरो या किसी और में हो। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रीशियन अलग अलग है। जिस बच्चे की आईटी इलेक्ट्रीशियन में है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और जिसकी इलेक्ट्रॉनिक्स में है वो इलेक्ट्रिकल के लिए एप्लीकेबल है नहीं है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में जाना चाहते हैं उनकी आईटी होनी चाहिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में, या फिर रेडियो एंड टीवी रिसीवर के अंदर, या फिर मैकेनिक रेडार के अंदर, या फिर मैकेनिक्स आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम के अंदर, या मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड। मतलब सीधी सी बात है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की सब ट्रेड्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी आईटी होनी चाहिए अगर आप इस ट्रेड में जाना चाह रहे हो तो, ठीक है। इसके लिए पोस्टें काफी अच्छी है, 113 पोस्ट है इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। फिर आपके सामने आ रहा है फिटर ट्रेड जो है उसके लिए आप लोगों को आईटी फिटर चाहिए, और इसके लिए टोटल पोस्ट है 127 है। ये जो सेप्टेम 10 की भर्ती है, या सेप्टेम 10 छोड़ो, जो डीआरडीओ और इसरो है जब ये भर्ती निकालता है तो जितनी ट्रेड आईटी की मुख्य ट्रेड है सभी के लिए भर्ती निकाल देता है। बस एक तो है जैसे कॉस्मेटोलॉजी के लिए कोई पोस्ट नहीं होती इसके अंदर, कॉस्मेटोलॉजी मतलब ब्यूटी पार्लर के लिए कोई पोस्ट नहीं होती है ना, क्योंकि वहां पर तो कपड़े गंदे करने होते हैं, साफ नहीं करने होते क्योंकि टेक्नीशियन का काम ही होता है भाई, टेक्नीशियन का काम उसके कपड़ों से दिखाई दे देता है कि भाई ये टेक्नीशियन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने अब इसके बारे में कि क्या आपका एज रिलैक्सेशन है इसके अंदर, और एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, इन चीजों के बारे में अपने बात करने वाले हैं। आगे बहुत सारी ट्रेड्स हैं, देखो देखो भाई, अब अपने यहाँ पर बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, मतलब आप इस पोस्ट के लिए कैसे कैसे एलिजिबल हो सकते हो। नंबर 1 पर वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे जो भारत का क्या हो, नागरिक, ठीक है। देखो कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल, मतलब भारत के जो आपके नियम है क्या बोलते हैं संविधान के अंदर, उस नियम के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास भारत की क्या होनी चाहिए, नागरिकता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन दी हुई है रिक्वायरमेंट के अंदर, उस रिक्वायरमेंट के अंदर आपके पास में वो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट का मतलब समझ गए आप यहाँ पर, यानी यहाँ पर अपीयरिंग वालों के लिए कोई भी जगह नहीं है, समझ में आई बात है। कंप्लीट का मतलब अपीयरिंग वालों के लिए आपको कोई भी जगह नहीं है एक बार के लिए, अगर है तो अपने पास आ जाएगा, देखो ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो आप मेडिकली क्या होना चाहिए, फिटनेस होना चाहिए, ठीक है। यानी मेडिकली का मतलब हो गया आपके पास में जब ज्वाइनिंग ली जाएगी तो ये आपको चेक किया जाएगा, मेडिकल आपसे लिया जाएगा कि आप लोग मेडिकल रूप से या मेंटल रूप से फिटनेस फिट हो या नहीं हो, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बी गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड फ्री फॉर एनी फिजिकल डिफॉर्मिटी व्हिच मे इंफ्लुएंस इन द एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। मतलब ये हो गया कि सीधी सी बात हुई है मैंने, व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवाले नहीं होना चाहिए, वो दिवाले तो चलो पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उसके मतलब कोई भी भाग पर किसी प्रकार से कोई फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसको ड्यूटी से क्या कर दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नो ऑब्जेक्शन क्रिएशन, मतलब एनओसी का मतलब यहाँ होता है जो बच्चे पहले से किसी विभाग में कार्यरत हैं, मतलब जो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉय है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, तो उनको उस डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ेगा। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि उस विभाग को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है आपसे कि आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भी आपके लिए जरूरी है, जो चीज डार्क की हुई है वो आपके लिए बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो अपने बात कर ली एलिजिबल क्राइटेरिया के लिए। अब अपने बात करेंगे कि इसका एग्जाम जो है वो किस तरीके से होने वाला है, क्या क्या इसमें एग्जाम में किस किस चीज से पूछा जाएगा। ऊपर चलो ऊपर, डाउन करो थोड़ा। अब देखो ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर सिटीज है, टोटल आपके 39 सिटी हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर चूज करना है इनके अंदर से जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो आपके पास में है। और देखो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सिटी सेंटर शिफ्ट विल नॉट बी एंटरटेन्ड, मतलब कि आपने अगर फॉर्म भरते समय जो एग्जामिनेशन सिटी चूज कर ली उसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को पता है, मेरे सामने ये टेबल आपको दिखाई दे रही है, इसमें से देखो
राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में सेंटर रखे गए हैं 2, हमेशा ये 2 रखे जाते हैं, जयपुर और जोधपुर, हमेशा के लिए ये बात है। तो जो बच्चे राजस्थान वाले हैं वो अगर सेंटर भरना चाहे तो मैं थोड़ा बता देता हूँ किस तरह से भरे, ठीक है। आप लोग जो है ज्यादातर तो, क्योंकि आपको पता है जयपुर जो है वो राजस्थान के अंदर लगभग मिडिल में पड़ता है, तो जयपुर और जोधपुर को लगभग लोग भर लेते हैं सेंटर, ठीक है। लेकिन फिर भी जो बच्चे इस तरह के हैं, मतलब जो उत्तर पश्चिम गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर वाला जो एरिया है वहाँ वाले बच्चे जो हैं, यहाँ पर देखो आपको बठिंडा दिखेगा पंजाब के अंदर, तो पंजाब वाला सेंटर भी आप चूज कर सकते हो बठिंडा के अंदर, या चंडीगढ़ भी यहाँ से पास पड़ता है, वो भी आप लोग जो है, ये देखो चंडीगढ़ है, ये भी आपसे पास में है, राजस्थान से ज़्यादा दूर नहीं है चंडीगढ़, वहाँ भी आप जो है अपना सेंटर दे सकते हो। इसके अलावा राजस्थान के अंदर 2 ही सेंटर है, एक तो आपका जयपुर है और एक क्या है जोधपुर है, ठीक है। इन्हीं में से आपको चूज करना पड़ेगा और इन्हीं में से आपका सेंटर आ जाएगा। लगभग 100% चांस होता है कि फर्स्ट चॉइस जो है वो आपको मिल जाती है सेंटर के अंदर, ठीक है। 3 सेंटर आपको चूज करने पड़ेंगे, 3 चूज करने पड़ेंगे, उन 3 में से आपको फर्स्ट चॉइस लगभग मिल जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे चलो। देखो भाई, अब है आपका एग्जामिनेशन, फिर आपके एग्जाम का पैटर्न इसमें क्या रहने वाला है डीआरडीओ के अंदर। बात कर रहे हैं अपने कौन सी पोस्ट के लिए भाई, बात कर रहे हैं अपने जो पहले आपकी पोस्ट थी टेक्निकल असिस्टेंट बी, क्या नाम था, टेक्निकल असिस्टेंट बी, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी। और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताई थी कि डिप्लोमा इन डिफरेंट ट्रेड्स, जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। एज मैंने आपको 18 से 28 बताई थी, ठीक है। उसके अलावा जो ओबीसी वाले हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, एससी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। उसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है वो अलग अलग है सभी के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर आपके पास में जो पोस्ट 1 है, जिनको हमने STAB बोला है, सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट बी की जो पोस्टें हैं उनके लिए CBT, जो फर्स्ट CBT होगा उसके अंदर आप लोगों को देखो क्या 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 चीज आती है, 120 क्वेश्चन उसके अंदर होंगे और 120 मार्क्स का ही वो होगा, और टाइम आपको कितना मिलेगा 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा सिंपल भाषा में, ठीक है। और फर्स्ट जो पेपर आपका इसके अंदर होने वाला है, CBT जो होने वाला है, उसके अंदर देखो सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स आपके पास यहाँ आने वाली है। उसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आने वाला है। उसके अलावा आपके पास में जनरल अवेयरनेस यानी जीके, जनरल अवेयरनेस का मतलब जीके एंड जीएस होता है, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज जो बेसिक 10th तक का है, और जनरल साइंस। रेलवे वाला लगभग सारा सिलेबस इसमें इंग्लिश को छोड़कर। तो जो बच्चे डिप्लोमा वाले रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। लेकिन जो आपका CBT 2 होने वाला है वो यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट या किसी प्रकार का प्रैक्टिकल न होकर आपका एक टेस्ट होगा जो कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का। मतलब ये जो सेकंड CBT आपका होने वाला है, ये सेकंड CBT होगा आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, आपकी डिसिप्लिन से रिलेटेड। अगर किसी बच्चे की डिसिप्लिन फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल से है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, तो उसके लिए CBT 2 जो है वो इलेक्ट्रिकल का होगा। 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा और 100 क्या होंगे, मार्क्स होंगे, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों की जो कंबाइंड में आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेकंड जो आपके पास में टेस्ट होगा, फर्स्ट जो बच्चे कंप्लीट करेंगे उनको बाद में 8 बच्चों को सेकंड के लिए एलिजिबल किया जाएगा, यानी 1:8 का रेशियो रखा जाएगा। यानी टोटल जो वैकेंसीज है उसमें से आपके सेकंड CBT के लिए 8 बच्चों को जो है क्वालिफाई किया जाएगा। सेकंड CBT में जो बच्चे बाद में 8 गुना जो होंगे उसमें से 8 गुना में से जो बच्चे पास होंगे उनको 1.5 गुना रख के आगे जो आगे की प्रोसेस है जैसे DB वगैरह या मेडिकल वगैरह जो है वो कराया जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई पोस्ट 1 यानी सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट बी के बारे में। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं टेक्नीशियन ए के बारे में। ये आपके पास में है जो एग्जामिनेशन का इन्होंने शेड्यूल रखा, जो एग्जामिनेशन का रखा है किस प्रकार से देखो। सबसे पहले ये पोस्टें जो हैं ये वो पोस्टें हैं जो ITA बेस्ड थी। कौन सी थी, ITA। टोटल क्वेश्चन आपके कितने मिलेंगे, आपको 120। टोटल क्वेश्चन आपको 120 मिलेंगे वहां पर भी, लेकिन इन 120 क्वेश्चन को कितने भाग में बांट दिया, 2 भाग में, 40 और 80। ये जो आपको 80 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, जो सेक्शन बी आपको दिखाई दे रहा है, इस सेक्शन बी में आपकी ट्रेड डिसिप्लिन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए इलेक्ट्रिशियन के, अभी आप कहोगे सर इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और फिटर, इलेक्ट्रिशियन वाले जो है उनके लिए कॉमन पेपर आएगा एक ही, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड ही पेपर आएगा और कॉमन एक ही पेपर उसके लिए आने वाला है, ठीक है। और जो 40 नंबर का सेक्शन है वो आपके पास में सेम है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, उसके अलावा जनरल अवेयरनेस इंग्लिश है,
और आपके पास में ये जो जनरल इंग्लिश का जो लेवल है वो 10th लेवल तक इंग्लिश रहेगी आप लोगों की, ठीक है। फिर आपके पास में है दूसरा डिसिप्लिन जो आपके पास में आपकी ट्रेड है उससे रिलेटेड, ठीक है। फर्स्ट सीबीटी आपको कंप्लीट होने के बाद में वही 1:8 यानी 8 गुना बच्चों को सेकंड सीबीटी के लिए पास किया जाएगा। टोटल पोस्ट कितनी थी? 105 106 का 8 गुना कितना हो गया? लगभग 800 के आसपास बच्चे जो है वो सेकंड सीबीटी के लिए क्या किए जाएंगे? पास किए जाएंगे, ठीक है। देखो अपने यहाँ एक क्लास स्टडी के अंदर ऑफलाइन क्लासेस जो है चल रही है डीआरडीओ के लिए फर्स्ट सीबीटी के लिए, ठीक है। फर्स्ट सीबीटी में हम आपको सब कुछ कंप्लीट दे रहे हैं। उसके अलावा मैं जो बच्चे फर्स्ट सीबीटी क्लियर करेंगे उनको हम लोग जो है सेकंड सीबीटी के लिए भी तैयार करेंगे और सेकंड सीबीटी की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाएगी। यानी सेकंड सीबीटी में क्या होगा? सेकंड सीबीटी के अंदर आपका जो ट्रेड टेस्ट है, यानी एक प्रकार से कह सकता हूँ मैं प्रैक्टिकल नॉलेज की आपकी जांच की जाएगी। सेकंड टेस्ट के अंदर 2 घंटे का आपका प्रैक्टिकल होगा और 2 घंटे के अंदर आपकी ये जांच की जाएगी कि आपको जो थ्योरेटिकल नॉलेज आपने सीखा है उसको आप प्रैक्टिस के रूप में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको जो है कराया जाएगा यहाँ पर एक क्लास स्टडी के अंदर, ठीक है जी। ये आज के लिए अपना जो सेशन है डीआरडीओ में। उसके बाद में देखो यहाँ इन दोनों सेशन में अलग अलग पास होना आवश्यक नहीं है, बस कॉमन पास होगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी कोई क्वारी हो तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जो है वो अपनी क्वारी भेज सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।